दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। दोस्तों, हम सभी लोग मनुष्य हैं और हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ मतलब जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसको करने का मन करता हो, उस काम को करो। आप दिल से करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। जग यानी कि संसार, इस संसार में रह के कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। अगर ये जो जन्म हुआ है, अगर आपका ये व्यर्थ हो जाएगा तो इस जन्म का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए श्री मैथिली शरण गुप्त जी की ये पोयम है, क्योंकि ये पोयम बहुत बड़ी है। आप लोग इसको गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी और इसका जो अर्थ है वो भी आपको मिल जाएगा और बहुत ही आनंद आएगा आपको इसको पढ़ के, क्योंकि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने खुद इस पोयम को लिखकर अपने आप को अमर कर लिया है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में। जब तक ये दुनिया है तब तक श्री मैथिली शरण गुप्त जी को याद किया जाएगा इस कविता के लिए, इस पोयम के लिए। खैर, इन्होंने इससे भी बहुत अच्छी अच्छी पोयम लिखी है। टाइम अगर आपको मिलता है तो निकाल के आप समय अपना जो है कि ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही आनंद में इनकी पोयम है सारी और बहुत प्रेरणादायक हैं। प्रेरणादायक यानी कि मोटिवेट करती हैं बहुत हमें। और ये विद्यार्थियों के लिए क्या, सभी के लिए काफ़ी मोटिवेशन वाली इनकी सभी पोयम है। तो चलिए मैं कुछ संक्षिप्त में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको मैं आज सामाजिक विज्ञान से। और ये मेरा सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है और मेरी पूरी कोशिश है कि सप्ताह में कम से कम मैं इस तरह का 4 सेशन लेके आऊँगा, जो यूपी टेट, सी टेट और जो आपका सुपर टेट अभी आने वाला है 2021 में, उसके बाद जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा मेरा। क्योंकि मैं डायरेक्ट एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम है शिक्षार्थी मार्गदर्शिका का, उसके कुछ सारांश मैं लेके आया हूँ आप सबके बीच में। पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये कहीं पे भी मिलती नहीं है आपको। ये सरकारी जो विद्यालय हैं वहाँ से आपको मिल सकती है ये। बाकी अगर कहीं से मिलती है तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है ये, इसको पढ़ने से आपको बहुत ही आनंद आएगा। आनंद के साथ साथ देखिए, पढ़ने का तात्पर्य यही है, पढ़ते हम किसके लिए हैं? अपने लाभ के लिए हैं। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो आपके जितने जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, जो साइकोलॉजी टाइप के आते हैं यूपी टेट में, सी टेट में, उसमें बड़ी सहायक है ये, बड़ी मदद करेगी आपकी ये किताब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खैर, धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा और वीडियो पढ़िए। देखिए, जो सीरियस होगा मुझे लगता है कि वो बहुत दिल से इस चीज़ को, वीडियो को देखेगा और इसको समझेगा और नोट भी बनाएगा इस वीडियो को पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान का अपना महत्व है, क्योंकि यह विद्यार्थी को एक उत्तम एवं जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। यह देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों एवं उनके बीच अंतर संबंधों को समझने हेतु प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान की यह पुस्तक भारत से संबंधित है तथा इसमें 4 मॉड्यूल हैं, जो मानव समाज के विकास, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, भारत के संसाधन तथा उनके विकास, भारत की सांस्कृतिक विरासत, इसकी सामाजिक संरचना तथा सबसे बड़े संसाधन के रूप में यहाँ के लोगों के बारे में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करते हैं। यह मार्गदर्शिका राज्य की अवधारणा, इसका संविधान, देश के सम्मुख समस्याएं तथा चुनौतियों को स्पष्ट करती है। शिक्षार्थी मार्गदर्शिका का उद्देश्य शिक्षार्थियों में सोचने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना तथा उसको दी गई सूचनाओं को जीवन के वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ सकने में सक्षम बनाना। मतलब जो कुछ भी इसमें दिया गया है वो हम सभी लोगों से संबंधित है। हमारे देश के बारे में आप कह सकते हैं कि एक परिचय है, एक इंट्रोड्यूस करती है किताब। और इसको पढ़ के बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छा नॉलेज आपको होगा, है ना। तो चलिए देखिए इसके उद्देश्य क्या हैं इस पुस्तक के। पहली चीज़ तो इसमें, और ये देखिए जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं
जो बीटीसी वाले हैं, जो एमएड कर रहे हैं, मतलब शिक्षा जगत से जो भी जुड़ा हुआ है, ये सबके लिए तो 100% इम्पॉर्टेंट तो है ही। साथ में जो एसएससी बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्व रखती है बुक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक को पढ़ने तथा दोहराने में सहायता करती है ये। पाठ्य सामग्री के अधिगम को सशक्त बनाना, परीक्षा में शिक्षार्थी के प्रदर्शन को बेहतर तथा उसमें सहायक होना, शिक्षार्थी को विषय वस्तु को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ सकने में समर्थन बनाना, अन्य स्रोतों से और अन्य सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, महत्वपूर्ण अवधारणाओं तथा सूचनाओं को सुस्पष्ट करना। तो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट टीएमए, ये सभी जितने भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, भावी शिक्षक जो बनेंगे भविष्य में, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षार्थी के लिए ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट का महत्व है। मुक्त शिक्षा व्यवस्था में ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट टीएमए इसका शॉर्ट नेम है, का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तव में टीएमए मुख्य शिक्षा व्यवस्था का आवश्यक व अभिन्न अंग है। टीएमए के द्वारा शिक्षार्थी अध्यापक तथा ट्यूटर के संपर्क में आ जाता है। यह शिक्षार्थी को एक मौका प्रदान करता है जिससे कि वह अपने उत्तर को ठीक कर सके तथा अपने विषय ज्ञान को अच्छा बना सके। शिक्षार्थी द्वारा दिए गए असाइनमेंट पर ट्यूटर द्वारा दिए गए सुझाव व दिशा निर्देश शिक्षार्थी कह लीजिए, विद्यार्थी कह लीजिए, की उन्नति में बहुत ही सहायक होते हैं। एक अच्छा असाइनमेंट कैसे तैयार करें? हम निबंध लिखते हैं, असाइनमेंट तैयार करते हैं, तो हमें कैसे बनाना है उसके लिए हम किसके पास जाते हैं? टीचर से पूछते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं। तो ये पुस्तक जो है एक शिक्षक की भूमिका निभाती है आपके लिए। एक शिक्षार्थी अपना असाइनमेंट तैयार करते समय अपने पाठ के विषय पर केंद्रित रहे तथा पाठ की सभी इकाइयों को यथासंभव महत्व दे। उसे असाइनमेंट में शीर्षक तथा उपशीर्षक भी देने चाहिए तथा इससे कोई महत्वपूर्ण सूचना अदृश्य नहीं होनी चाहिए। असाइनमेंट नियत प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए। यह बहुत अधिक लंबी या छोटी नहीं होनी चाहिए। ट्यूटर की टिप्पणियों का उत्तर देना, शिक्षार्थी को चाहिए कि ट्यूटर द्वारा दी गई टिप्पणियों का उत्तर अनिवार्य रूप से दे। इससे शिक्षार्थी विषय की जानकारी को अद्यतन कर सकता है तथा अपनी गलतियों को सुधार सकता है। परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए भी ट्यूटर की टिप्पणियां आवश्यक होती हैं, यानी कि सहायक होती हैं। यह शिक्षार्थी के अपने हित में है कि वह ट्यूटर द्वारा असाइनमेंट पर दी गई टिप्पणियों का उत्तर दे। देखिए, मैं इसको एकदम रीड कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, आप लोग बोर बिल्कुल मत होइएगा। आगे अभी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ना। थोड़ा सा संयम रखना है। मुझे लगता है जो सीरियस होंगे वो बहुत आराम से वीडियो को देखेंगे। परीक्षा के लिए तैयारी करना। परीक्षा का सकारात्मक पक्ष। परीक्षा का सकारात्मक पक्ष यह है कि वह शिक्षार्थी को विषय के संबंध में अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर सकने तथा अपनी योग्यता एवं क्षमता के स्तर की जांच कर सकने में सहायता देता है। जैसे हम प्रैक्टिस सेट करते हैं और ख़ुद को जो है कि देखते कि हमें कितना नॉलेज है ना। तो चलिए, परीक्षा से संबंधित मिथक। परीक्षा से संबंधित मिथक यह है कि परीक्षा ही केवल एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा परीक्षार्थी की योग्यता, क्षमता तथा सामर्थ्य को नापा जाता है या मापा जाता है। परंतु वास्तविकता यह है कि परीक्षा अन्य कई तरीकों में से ही एक तरीका है। किससे बचें? परीक्षा की तैयारी करते समय एक शिक्षार्थी को अनावश्यक तनाव, जिसे परीक्षा बुखार कहते हैं, से बचना चाहिए। उसे विस्तृत जानकारी को रटने की जगह हर पाठ के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी कंपटीशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ये रूल है, एक ये रूल रेगुलेशन है कैसे आपको तैयारी करना है ना। उससे मैं आपको परिचय करा रहा हूँ। परीक्षा के लिए दोहराना, पुनरावृत्ति। परीक्षा की तैयारी करते समय शिक्षार्थी ने जो कुछ भी सीखा उसे दोहराना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ा, अगर आप उसे दोहराएंगे नहीं, उसे बार बार मतलब रिपीट नहीं करेंगे, तो वो आपको याद नहीं होगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे शिक्षार्थी को वह सब पुनः स्मरण हो जाता है जो कुछ उसने पहले सीखा है।
इससे प्रत्येक पाठ के मुख्य बिंदु को पुनः याद करने में मदद मिलती है। परीक्षा के एकदम पहले अपने आप को तैयार करना तथा परीक्षा के लिए रणनीति तैयार करना, शिक्षार्थी को यह समझ लेना चाहिए कि वह परीक्षा से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अपने पाठ को दोहराएं। जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उसको आप क्या करें, दोहराते रहें बार बार। आत्मविश्वास का स्तर बनाए रखें। कभी प्रैक्टिस सेट, अगर 100 नंबर का आपने प्रैक्टिस सेट किया, उसमें मान लो आपके 50 नंबर 60 नंबर आ रहे हैं, कभी 30 नंबर आ गया, तो वहाँ आप घबरा जाते हो। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको ये देखना है कि आपकी कमी कहाँ रह गई है, उसको सुधारना है। तो आत्मविश्वास को क्या करना है, अपने स्तर को बनाए रखना है। अपने आप को परीक्षा के बुखार से ग्रसित न होने दें। परीक्षा के बुखार से तात्पर्य मतलब यही है, अपने ध्यान को कहीं और न भटकाएं। क्योंकि पढ़ते पढ़ते पता लगा कि चलो आज हम मूवी देख लेते हैं, आज चलो क्रिकेट खेल के आते हैं, आज यहाँ घूम आते हैं, तो ऐसे तो आप परीक्षा अगर देंगे तो इसी को मतलब परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाती सही से। तो परीक्षा के बुखार, आपको इन्हीं सब चीज़ों से बचना है। क्योंकि देखिए, आपका जीवन अनमोल है दोस्तों, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और जो ये समय है वो आपका अगर बीत जाएगा तो ये भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि अपने जीवन का एक एक पल सही से उपयोग कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका पूरा जीवन सुखमय होगा। आपके जितने भी संबंधित हैं, माता पिता भाई बहन, सब लोगों का सुखमय जो है कि जीवन होगा। आपका एक स्तर होगा जिसमें आपको समाज में उच्च स्तर पे आपका नाम रहेगा, आपको लोग मानेंगे जानेंगे, इस तरीके का हिसाब रहेगा, है ना। तो चलिए, परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचे। अगर परीक्षा केंद्र है जो आपको एग्ज़ाम जहाँ देना है, वहाँ कम से कम आप आधा घंटे पहले ज़रूर पहुँचें। शिक्षार्थी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निर्धारित समय से पहले ही उसे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ताकि उत्तर पुस्तिका को एक बार पुनः जांचने का समय मिल जाए तथा ये सुनिश्चित हो जाए कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको लगभग 10 मिनट बचा के रखना है, इस हिसाब से कि अपनी स्पीड इस तरीके से रखनी है कि जब आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो उसको आप देखें कि कोई क्वेश्चन के ऑप्शंस तो गलत नहीं भर गए। क्योंकि अब गलत भर गया तो उसको सही करना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव ही हो जाता है वहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया आपका। अगर जो छूट गया तो उस पर एक बार ट्राई कीजिए, तो मुझे लगता है फिर आप दोबारा क्या पता उस क्वेश्चन को कर पाओ, उसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। शिक्षार्थी ध्यान दें। विस्तार से देखने के लिए अपने सामाजिक विज्ञान की पुस्तक 1 व 2 का अध्ययन करें। क्योंकि आपको अध्ययन नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मैं शॉर्ट में ही बता दूंगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ये टीएम में जमा करने की तिथियां हैं, ये देखिए, क्योंकि ये बीटीसी बीएड और एमएड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। टीएम में 1, टीएम में 2, टीएम में 3, है ना। दिसंबर का ये सेशन होता है, इसमें इसको करना पड़ता है। और फिर ये जो गर्मी का सेशन होता है उसमें ये करना पड़ता है। तो चलिए, खैर ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना। सामाजिक विज्ञान की डिफिनेशन क्या होती है। आत्मबोध, विवेकशील सोच, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान। म्यूजियम का भ्रमण, पेंटिंग, मूर्तियों तथा पुरातत्व अवशेषों को देखकर इतिहास को जानना और समझना। तो इसका अर्थ समझते हैं। जो भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी नहीं जानते हैं सामाजिक विज्ञान का अर्थ, वो समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो आर्ट साइंस से बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ उनके लिए ये सभी के लिए है दोस्तों। वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, वो चाहे पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो, ये सबके लिए है कि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है। देखिए, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य अपने समाज के हर पहलू को समझना तथा सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढना। यह विभिन्न विषयों में संबंध स्थापित करने में हमें सक्षम बनाने में सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं: अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र। तो हमें किसी भी समस्या का समाधान अगर ढूंढना है तो हमें सामाजिक विज्ञान को अच्छे से जानना होगा, तभी हम उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। चलिए, इनकी शाखाएं देख लेते हैं। इतिहास,
अच्छा जीवन जीने की चाह में अधिसंख्य पुरुष व महिलाओं के सहकारी और सहयोगपूर्ण कार्यों की कहानी को इतिहास कहते हैं। इतिहास की प्रॉपर डेफिनेशन है डियर ये। पुरातत्व विज्ञान। प्राचीन काल के समाज तथा संस्कृति के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। प्राचीन समय की घटनाओं के अंशों को हम पदार्थ अवशेषों के द्वारा खोज सकते हैं, जैसे कि कलासत, कब्रों, टूटी हुई ऐतिहासिक इमारतों, हस्तलिपि, स्तंभ, धातु की तख्तियों, सिक्कों, मोहरों, औजारों, खिलौनों, तस्वीरों इत्यादि के द्वारा हमें पता चलता है। भूगोल। पृथ्वी की बनावट, लोगों, स्थानों तथा वातावरण का अध्ययन। भूगोल एक ऐसा विशिष्ट विषय है जो सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ता है। राजनीतिक विज्ञान। यह राजनीतिक के सिद्धांतों तथा कार्य प्रणाली से संबंधित है तथा राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक बर्ताव का विश्लेषण करता है। इसमें घटनाओं और परिस्थितियों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र। यह सामाजिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली को समझने पर केंद्रित होता है। अर्थशास्त्र। यह मनुष्यों द्वारा उत्पादन, उपभोग एवं संपत्ति के चयन हेतु अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मनुष्यों की जरूरतों तथा उपलब्ध संसाधनों के बीच का संतुलन का सामाजिक विज्ञान है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा इसके बारे में पढ़ने में और आपको आनंद भी आएगा। देखिए, मानव का विकास कब हुआ। अब यहाँ आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स धीरे धीरे आते जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। मानव लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ। इसका तात्पर्य यही है कि 20 लाख वर्ष पूर्व मानव का जन्म हुआ। ये कपि से मिलते जुलते थे जो गुफाओं या पेड़ों पे रहते थे। लेखन कला की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। देखो दोस्तों, जिसका लिखित प्रमाण मिलता है वो तो इतिहास कहलाता है। जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है वो प्रागैतिहासिक मतलब उसको कहा जाता है। इतिहास उस काल को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण मिलता है। देखिए, इसके जस्ट बाद ही इसकी लाइन लिखी गई है। तो आप देखिए, पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व, यानी कि भोजन संग्रहण। तो भोजन के लिए लोग घूम घूम के जो है खाना खाते थे। जहाँ खाना मिलता था, जहाँ पानी की व्यवस्था होती थी, जहाँ रहने का मतलब एक ठिकाना होता था, तो वहाँ ज़्यादा लोगों की संख्या होती थी। इससे ये लोग उस समय बाकी लोगों से सुरक्षित महसूस भी करते थे। जैसे जो जानवर वगैरह होते थे खतरनाक, शेर, लायन वगैरह ये सब जो होते थे। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल में ही जो है कि अग्नि की खोज होती है। नौ पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। यहाँ पे भोजन का उत्पादन का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे खेती बाड़ी थोड़ी बहुत होने लग जाती है। उसके बाद देखिए, सामाजिक विज्ञान तथा आज के समाज की समस्याएं क्या हैं। हालांकि मानव ने मात्र शिकार करने से शुरू होकर अंतरिक्ष काल तक विकास कर लिया है। इसका तात्पर्य आप समझ भी रहे होंगे कि पहले मानव सिर्फ खाने के लिए ढूंढता था, कुछ मिल जाए तो खा लूँ। लेकिन आज मानव ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि वो अंतरिक्ष तक भी जो है कि जा चुका है। परंतु फिर भी उसकी कई समस्याएं हैं, जिसमें कुछ हैं। देखिए, गरीबी है, भुखमरी। ये समस्या दोस्तों बहुत बड़ी है। ये हमारे देश के लिए ही नहीं, कहीं भी किसी भी जगह के लिए बहुत ही खतरनाक है ये। संपत्ति का असंतुलित विवरण। असंतुलित विवरण का मतलब किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार, कर की चोरी, काला धन तथा समांतर अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, प्रदूषण तथा पर्यावरण का अपक्षय, देश प्रेम तथा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव जैसे कहते हैं कि भाई महिला है तो खाना बनाएगी, वो झाड़ू लगाएगी, बर्तन साफ करेगी, हम तो पुरुष हैं, हम क्यों करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी काम को पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं। लेकिन ये निर्धारित करना कि ये काम महिला का है तो आप फिर जो है कि रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब फिर आप
भेदभाव कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझें। तो किसी भी काम को गांव में मैं देखता हूँ, लोग बाग क्या है कि महिलाओं को समझते हैं कि भाई खाना बनाने का इनका काम है, ये खाना बनाएंगे, ये कपड़े धुलेंगे, है ना। तो ये गलत है दोस्तों। देखिए, एक उस समय स्टार्टिंग में जब व्यवस्था हुई, चूँकि मानव में थोड़ी सी ताकत होती थी तो थोड़ा सा हथियार वगैरह हर चीज़ चला रखता था, एक इस तरीके से चीज़ें चलती आई हैं। लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि अगर खाना बनाने का काम महिलाओं का ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैंने फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ कि उसको कहते हैं रूढ़िवादी। तो आप रूढ़िवादी भावना के व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल भेदभाव मत कीजिए। आपको लगता है कि आपको खाना बनाना चाहिए तो आप भी बना सकते हैं, आप भी बर्तन धुल सकते हैं, आप भी पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं। ठीक है, तो भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ही क्या रह गया जब आप भेदभाव करेंगे। चलिए, उसके बाद है हिंसा, आतंकवाद तथा नक्सलवाद। राष्ट्रीय एकीकरण में क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे अवरोध हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत में भी आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। मनुष्य की प्रगति के विभिन्न चरण भी देख लीजिए। शिकारी के रूप में युग, भोजन संग्रह का प्रारंभिक चरण, देहात गांव का जीवन, कृषि का प्रारंभ तथा अस्थायी जीवन के रूप में, शहरी कस्बों की जिंदगी, भोजन उत्पादन, धातुओं की खोज के शिल्पों का विशिष्टीकरण हुआ, नगरीय जीवन, संस्कृति तथा सभ्यता का विकास, चित्रकारी, संगीत, मूर्तिकला, वास्तुकला जैसी कलाओं का विकास। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक पुस्तक का कुछ सारांश लिया है, कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि उसका कुछ भाग लिया है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो लेके आया हूँ। तो स्वयं का मूल्यांकन आप यहाँ कर सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन विश्व, ये पाठ वाइज है, जो कि बुक में है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए, समालोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान। जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि वो पढ़ाएंगे बच्चों को, तो इन सब चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ेगी। हड़प्पा कलाकृतियों को देखने एवं म्यूजियम के भ्रमण तथा हड़प्पा से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे राखी गढ़ी, कालीबंगा आदि के भ्रमण तथा हड़प्पा सभ्यता को जानना एवं समझना। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? देखो, धातु की खोज से मानव सभ्यता अत्यधिक विकसित हो गई। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया एग्जाम में। मानव द्वारा पहली बार उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा है। ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम भी नहीं तो हजारों बार आया एग्जाम में। तांबा तथा धातु के उपयोग पर आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। तांबे तथा रांगा की मिश्र धातु अर्थात कांसा। अब देखो, आप यहाँ से आप थोड़ा साइंस भी पढ़ गए यहाँ। तांबे और रांगा का जो मिश्र धातु होती है उसको क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। कांसा ने पत्थर, लकड़ी से बनने वाली, हड्डियों से बनने वाली औजारों की जगह ले ली। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत तथा चीन की नगरीय सभ्यता प्रथम बार देखने में आई। अब यहाँ देखिए, सभी सभ्यताओं के बारे में थोड़ी विस्तृत रूप से दी गई हैं। सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन एंड भारत। अब देखिए, किस नदी घाटी पर? तो दजला व फरात के बीच। मिस्र नील के, चीन वांग और भारत सिंधु नदी। ये दोस्तों नदियों के नाम थे। ये कितनी बार आया क्वेश्चन, आप लोग खुद सोच सकते हैं। जब आप किसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन दिल से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। आधुनिक शहर। उसके बाद चीन में क्या था? सॉरी, मेसोपोटामिया में इराक था आधुनिक शहर, मिस्र में मिस्र ही था, और चीन में उत्तरी चीन था। भारत में हड़प्पा, पश्चिमी पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, ये आधुनिक शहर थे उस टाइम के। कृषि के अतिरिक्त अन्य विकसित हुए शिल्प, लुहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर, बढ़ई, ये मेसोपोटामिया में इनका विकास हुआ। चीन में हुआ संगत रास बढ़ई का। और उसके बाद आपका जो है कि सॉरी, ये मिस्र में हुआ। चीन में आपका हुआ कांस्य मिस्री। भारत में देखिए किसका विकास हुआ? तांबा, कांसे के औजार तथा हथियार बनाने वाले, अनमोल पत्थरों, चांदी, सोने के आभूषण बनाने वाले, ठीक है, इन इन लोगों का विकास हुआ। परिवहन, ठेला,
चौपहिया नौकाओं, पोतों और किलाक्षर, ये हुआ मेसोपोटामिया में दोस्तों। मिस्र में हुआ जमीनी व समुद्र चित्रकार पैदा हुए, और यहाँ पे चीन में रेशम के मार्ग, और भारत में जमीनी व समुद्री मार्ग। पांचवा है भाषा तथा लिपि। यहाँ पे किलाक्षर, यहाँ पे चित्राक्षर। चित्राक्षर का मतलब चित्र बना बना के। सामान्य चीनी भाषा, और यहाँ पे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। जो हड़प्पाई एक भाषा है लिखा गया भारत में, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। धर्म, तो धर्म जो मेसोपोटामिया में था, ये मेसोपोटामिया ही है, उसी के हम कॉलम में है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, प्रजनन की पूजा की जाती थी। और मिस्र में हर शहर का खास देवता व उसके मंदिर होते थे। चीन में अनेक देवी देवताओं की पूजा, पूर्वजों, प्रकृति और आत्माओं की पूजा की जाती थी। और यहाँ पे जो है हड़प में तो मातृ देवी व लिंग की पूजा की जाती थी। कहाँ पे? भारत में दोस्तों। चलिए, शासक वर्ग कैसे थे? यहाँ पुरोहित राजा अभिजात होते थे। यहाँ पे पुरोहित फराव राजा होते थे। यहाँ पे जो थे आपके चीन में सांग 1523 से 1122 ईसा पूर्व, चाऊ 1122 से 221 ईसा पूर्व, चीन 221 से 220 ईसा पूर्व। और अपने भारत में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक कौन थे? राजा थे। राजा के नाम से जाने जाते थे, जो शासन करता था। समाज के अन्य वर्ग व्यापारी, दास, है ना, और सामान्य जन होते थे। किसान, व्यापारी, शिल्पकार, पिरामिड, और उसके बाद क्या आपका संरक्षित शौक। और उसके बाद जो है कि चीन में क्या थे? किसान ज़्यादा हुए, व्यापारी ज़्यादा हुए, शिल्पकार हुए, है ना। और अपने यहाँ क्या हुए? भारत में किसान, व्यापारी। मशरूम व्यापारक, पिरामिड, संक्षिप्त, और चीन की महान दीवारें, आप दीवार के बारे में पढ़ते भी हैं। और विशाल स्नानागार मिला है अपने भारत में, जो कि आप पढ़ते हैं। अतिरिक्त माप तोल का ज्ञान हुआ। चीन में कन्फ्यूशियस की सही व्यवहार की प्रणाली का पता चलता है, उसका प्रचार प्रसार हुआ। भारत में क्या हुआ? देखिए, बाढ़ के कारण अथवा नदी के सूखने के कारण इसका क्या हो गया? पतन हो गया। समुद्री व्यापार के कारण भी पतन हुआ, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट की तरफ थोड़ा सा। लौह युगीन सभ्यताएं हैं। यूनान 2000 ईसा पूर्व नगर राज्य, रोमन 510 ईसा पूर्व, ईरानी 550 ईसा पूर्व। भारत वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व। या तो इसे आप पूर्व वैदिक काल बोल दो, या क्या बोल दो इसको? ऋग्वैदिक काल बोल दो। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व है। यहाँ पे 6 थोड़ा गलत दे दिया इसने, 600 ईसा पूर्व है ये। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में जन्मे, और 29 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती, और 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। जैन धर्म, ऋषभनाथ जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर तथा वर्धमान 24वें तीर्थकर। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, है ना। इस धर्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आपसे, सॉरी आपसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे, हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और महावीर 540 ईसा पूर्व के कुंडग्राम वैशाली के निकट में जन्मे, और 30 वर्ष की आयु में सन्यासी 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ। निर्वाण का मतलब कि मृत्यु जिसकी हो जाती थी, यस। उसके बाद मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व मौर्य काल का रहा। आपको बताऊं, केवल आप काल भी याद कर लेंगे तो काल से संबंधित भी 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, है ना, कि कौन से किस काल से किस काल तक कौन सा रहा, मौर्य काल, संगम युग, है ना, इस तरीके से। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापमनानंद तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली महाजनपद मगध का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 297 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व ने 322 ईसा पूर्व नंदवंश को हराया। इसके बाद बिंबिसार 297 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तथा अशोक सम्राट, जिसको अशोक कहते हैं, 272 से 236 ईसा पूर्व क्रम से गद्दी पर बैठे। ये चूँकि देखिए बिल्कुल शॉर्ट में है, मैंने एक बुक का एक सार लिया है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बात को। संगम युग 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व,
मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में विद्वानों तथा साहित्यकारों का जमा होना संगम कहलाया। जमा होना क्या कहलाया? संगम कहलाया। लोक तोलक पिच्चम 8 संग्रह यटुयोगो कोई 10 काव्य कहलाया। ये देखिए 18 लघु ग्रंथ तथा 3 महाकाव्य शिल्पादिकम मणि मेकालाई एंड शिवागा सिंदामार्ड जैसे ग्रंथों का इस काल में लेखन एवं विकास हुआ। उसके बाद आपका कुषाण काल है। भारत में कुषाण वंश के शासक जो मध्य एशिया से आए युग कबीले की एक शाखा थे। मौर्य के पतन के बाद कुषाण ने शासन किया। वे पक्के बौद्ध थे। उसके बाद गुप्त काल देखिए। फायान 4 से 5 ईस्वी के अनुसार इस काल में खूब खुशहाली थी। गुप्त वंश के संस्थापक महाराजा श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त तथा चंद्रगुप्त 319 से लेकर 355 तक शासक बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पूछा जाता है कि फायान भारत कब आया और किसके शासनकाल में आया, तो श्रीगुप्त के शासनकाल में आया। ये आप ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त जिनके बारे में इलाहाबाद स्तंभ में जानकारी मिलती है ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया जो कि साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। इनके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड ने 415 से 455 ईस्वी में शांति और खुशहाली को बहाल किया। गुप्तोत्तर काल है 500 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। ब्रह्म विखंडन का एक दौर रहा उस समय। हर्षवर्धन उत्तर भारत में, पुष्पभूति थानेश्वर में, मैत्रक बल्लवी श्री गुजरात में और चालुक्य बादाई में, पल्लव कांची में। भारतीय सभ्यता एक नज़र में, जो कुछ भी हमने पढ़ा उसके बारे में एक सभ्यता के बारे में दिया गया है कि क्या क्या उस समय अच्छा था, तो उसका देख लीजिए। दर्शन व विज्ञान में जबरदस्त प्रगति हुई दर्शन और विज्ञान में। गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु क्रम तथा चिकित्सा में उल्लेखनीय योगदान। आर्यभट्ट और वाहामिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, चरक और सुश्रुतु जैसे महान चिकित्सक हुए। आर्यभट्ट आपको पता है किसकी खोज करी थी, आप लोग खैर जानते होंगे। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। शून्य और दशमलव पद्धति की संकल्पनाएं भारत में ही विकसित की गई हैं, मतलब भारत में शून्य और दशमलव की खोज हुई है। कला, चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला में महान कौशल। अशोक स्तंभ, अजंता एलोरा की गुफाएं, दक्षिण भारतीय मंदिर, सांची के स्फूर्त, तो ये सब बड़े ही जो है कि उल्लेखनीय हैं, बड़े योगदान रहे हैं इस देश में उस टाइम के। उसके बाद आते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल शॉर्ट में देख रहे हैं चीज़ों को, शॉर्ट संक्षिप्त में। तो दोस्तों मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ क्योंकि काफ़ी आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, तो इसके आगे मैं कल का सेशन लूँगा आप लोगों का, है ना। आज यहीं पे ब्रेक करता हूँ। स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, है ना। मेसोपोटामिया सभ्यता की चीनी सभ्यता से तुलना कीजिए, जैसा कि जो मैंने एक टेबल आपको बताया उसमें आपको करना है। रोम तथा ईरानी सभ्यता के 3 विशिष्ट लक्षणों को लिखिए। विश्व सभ्यता और भारत की देन को सूचीबद्ध कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, केवल आपको मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सुन भी लोगे ना कान से, अपने वीडियो को ऑन करके नहीं भी देखोगे तो भी काफ़ी जो है कि नॉलेज हो जाएगी। फिर हम आएंगे विस्तृत रूप में भी आएंगे, हम इससे भी विस्तृत रूप में आएंगे। फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी भी एक सीरीज़ लेकर आऊँगा मैं। और जो एक लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं कि जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो इस तरीके भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो सीरीज़ हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बना रखा है, धीरे धीरे हम लेके आएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है और संयम बना के रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।